हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 4 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AQ2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 3 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को कंप्लीट कीजिए, देन आप स्विच कीजिए यूनिट नंबर 4 पर। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे कोरिलेट करते हैं, कुछ यूनिट 2 से है, कुछ यूनिट 3 से हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियसली यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पढ़ के आइए, देन आप यूनिट 4 पे स्विच कीजिए। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इन डिटेल में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो करते हैं बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। इस यूनिट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। बेसिकली सबसे पहला आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी एक जो वर्ड है उसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पर्टिकुलरली बता नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ होगी या नहीं होगी, कन्फर्मली नहीं कह सकते, या हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम यह क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते हाँ या ना में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आज बारिश होगी तो क्या है, आप कहोगे कि हाँ भाई 50% चांसेस है। आप क्लियर कट आंसर नहीं दे सकते कि हाँ भाई आज तो बारिश होगी ही होगी। या फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पूछूं क्या इंडिया पाकिस्तान की दोबारा लड़ाई हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि हो सकती है, नहीं हो सकती। हम नहीं बता सकते हैं, हमारे पास क्लियर कट आंसर नहीं है। हम कह सकते हैं हाँ भाई हो भी सकती है, इन सिचुएशन पे हो सकती है, इन सिचुएशन पे नहीं होगी। तो वहाँ क्या हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम क्लियर कट आंसर दे ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ होगी या नहीं होगी। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। क्लियर है? Uncertainty refer to situation where we do not have complete और perfect information about the world। Uncertainty एक ऐसा सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारे पास complete information नहीं होती किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम AI के अंदर बात करें, अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है? द AI मे नॉट नो एवरीथिंग, इट नीड टू मेक अ डिसीजन और इट माइट हैव इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा। अब AI के पास डेटा आ रहा है, काफ़ी मल्टीपल सोर्स से वो डेटा आ रहा है। कुछ डेटा इनकम्प्लीट है, कुछ के अंदर रिडंडेंसी है, कुछ नॉइसी डेटा है। क्या पता ही नहीं चल पा रहा कि भाई डेटा जो है उसका मोटिव क्या है। अगर डेटा को क्लीन भी कर लिया उसके बाद भी हम क्लियर कट सॉल्यूशन पे या क्लियर कट आंसर पे पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि AI को हर चीज़ थोड़ी पता है। AI क्लीन कर सकता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है, बट ज़रूरी है कि उससे सब चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें कर सके। तो वहाँ क्या हमारी अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ डेटा किसी पे डिपेंडेंट करता हो तो वो AI को ना पता हो। तो यहाँ हमारी क्या होती है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं AI के अंदर, दैट सिचुएशन इज नोन एज अनसर्टेनिटी सिचुएशन। क्लियर है आपको कि अनसर्टेनिटी सिचुएशन हमारी होती क्या है? अब अनसर्टेनिटी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए AI के अंदर हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग से पहले आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहे थे, अच्छा खासा सही चल रहा था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से हम सही काम कर रहे थे। बट जैसे AI के अंदर अनसर्टेनिटी सिचुएशंस आई तो उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया? प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का यूज़ किया, जो क्या करता है, हमारा अनसर्टेनिटी सिचुएशन के साथ डील करता है, उनको हैंडल करता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये कंबाइन करता है प्रोबेबिलिटी का जो भी थ्योरम्स होती है ना, प्रोबेबिलिटी की जो भी सारी थ्योरम्स है और उनके लॉजिक्स है, उनको क्या करता है, कंबाइन करता है और उनकी हेल्प से वो क्या करता है, उन अनसर्टेनिटी सिचुएशन को क्या कर पाता है, हैंडल कर पाता है और उनके साथ डील कर पाता है। क्लियर है? दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में वर्ड आ रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि भाई किसी चीज़ के होने की संभावना, कि आज बारिश हो सकती है, हाँ हो सकती है, 30% चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3%। यही तो है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हम क्या किसका यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स और उसके लॉजिक्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं और उन अनसर्टेनिटी सिचुएशन के साथ क्या कर पाते हैं, उन डील कर पाते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर लिखा हुआ क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इज अ वे ऑफ डीलिंग विद दिस अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एक ऐसा वे जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अनसर्टेनिटी सिचुएशन के साथ डील कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एग्जैक्ट फैक्ट, AI system use probabilities to estimate how likely different outcomes are। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बता सकते कि हाँ भाई बारिश होगी या ये लड़ाई होगी या ये नहीं होगी, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम उसके होने की संभावना बता सकते हैं कि हाँ भाई आज बारिश के होने की संभावना इतनी है, लड़ाई होने की संभावना इतनी है। क्लियर है आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटीज आर जस्ट नंबर्स बिटवीन 0 and 1।
and that represent that likelihood of an event. 0 means something definitely would not happen and a probability of 1 means something definitely will happen. अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर दो नंबर का यूज़ करता है, बाइनरी नंबर जो आपको पता है 0 और 1. अगर हमारे जो प्रोबेबिलिटीज या प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है, तो वो ये बता रहा है कि ये इवेंट कभी भी अकर नहीं होगा, ये जो आप सिचुएशन मान के चल रहे हो कभी भी नहीं होगी. क्लियर है. और अगर 1 है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली होगी. अगर हमारा 1 आ गया है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के अंदर बारिश के होने की संभावना का, तो क्या होगा, फिर इसका मतलब यह है कि बारिश होगी ही होगी. क्लियर. अगर 0 आ गया तो भाई नहीं होने, आज बारिश होगी ही नहीं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग. आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का मतलब क्या है. क्लियर है. अब नेक्स्ट है बेस रूल या बेस थ्योरम्स. ये आप पढ़े होंगे मैथ्स 4 में. ये है क्या, बेस थ्योरम भी अनसर्टेनिटी सिचुएशंस को डील करने के लिए हम इसके अंदर यूज़ करते हैं. बेसिकली ये है क्या बेस थ्योरम का, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो बेस थ्योरम एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे टेस्ट केसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अपडेट करवाते हैं बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस. अगर हमारे पास कोई न्यू एविडेंस आया उसके बेस पे हम अपने प्रीवियस टेस्ट केसेस को क्या कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं. किसकी हेल्प से, बेस थ्योरम की हेल्प से या बेस रूल की हेल्प से. अब किस तरीके से कर पाते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, देन हम इसकी थ्योरी के अंदर मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको क्या होता है, कोरोना है. ठीक है, हमें पता चला कि ये एक पर्सन है, इसको क्या है, इसको कोरोना हो रहा है. अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी कुछ गिवन है कि भाई इसको कोरोना होने की ये प्रोबेबिलिटी है. एक हमारा दूसरा पर्सन है बी जिसको कोरोना है. ठीक है, इसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, बट हमें इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई जो बी पर्सन है जिसको कोरोना हुआ है वो किसी एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जिसको पहले से ही कोरोना था, इसलिए बी पर्सन को हमें क्या हुआ है, कोरोना हुआ है. तो ये क्या, ये जो हमें कांटेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन मिली है कि बी जो पर्सन बी है उसको कोरोना किसी के कांटेक्ट में आने से हुआ है, तो ये क्या हमारा न्यू एविडेंस है. हमें एक न्यू एविडेंस मिल गया कि भाई ये जो कोरोना है वो किससे हो रहा है, किसी एक ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो रहा है जिसको ऑलरेडी कोरोना है. तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दैट इवेंट हमारा जो टेस्ट केस है, जो हमारा पहला पर्सन है, पर्सन ए, उसको हम चेक करेंगे क्या उसको तो कोरोना नहीं हो गया है किसी के कांटेक्ट में आने से. ये होता है हमारा बेस थ्योरम या बेस रूल. ये क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है टेस्ट की उसके न्यू एविडेंस के बेस पे क्या कर पा रहा है, उसको अपडेट कर पा रहा है. आपको मिला है बी जो कि एक एविडेंस है और आप सोच रहे हो कि बी के मिलने से ए को होने के चांस कितने हैं. क्लियर है. दैट इज कॉल्ड बेस रूल या बेस थ्योरम. ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं पी ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. ये क्या बता रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ए इवेंट के होने की, गिवन दैट, स्लैश का मतलब क्या होता है, गिवन दैट जब हमारा जो इवेंट बी है वो हो चुका हो, जब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ए की. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका भी एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा. ठीक है, 52 कार्ड्स ही तो होते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी कि इस कार्ड में से मुझे जो कार्ड निकालना है वो रेड कार्ड होना चाहिए, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे, रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और टोटल कितने 52, तो 26 अपॉन 52 क्या हो गई हमारी रेड 52 कार्ड्स में से रेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई. अब मैंने क्या करा कि आपने जो कार्ड निकाल लिया, आपने बाहर निकाला, आप उसे अंदर दोबारा नहीं रख सकते. इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ और मैं कहूँ कि अगर जो मैंने सेकंड कार्ड निकाला वो भी मेरा रेड कार्ड होना चाहिए, तो क्या होगी 25/51. क्यों, क्योंकि 26 तो थे, एक कार्ड तो पहले निकल गया तो 25 रह गए. टोटल 52 थे, अब 51 हो गए. क्यों 51 हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही एक कार्ड निकाल लिया. तो ये जो 25/51 है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. हम निकाल रहे हैं ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट हमारा अकर हो चुका है. बी इवेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला इवेंट जो है, हाँ हमने पहला रेड क्या निकाला था, रेड कार्ड निकाला था. क्लियर है. तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड आने की जब हमारा ऑलरेडी एक रेड कार्ड निकल चुका हो. ठीक है, या सी आर.
ये होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब ये जो चीज़ें ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। ये हमारा हाइपोथेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? गिवन दैट, और ये ऐसा इवेंट होता है जो हमारा ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो कोरोना के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, ये है हमारा बेस थ्योरम या बेस रूल। क्लियर है आपको? अब हम इसका देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बेस रूल इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू अपडेट और बिलीफ और नॉलेज बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया, बेस रूल क्या है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, न्यू एविडेंस अगर हमें मिलता है तो उसके बेस पे हम प्रीवियस वाले जो हमारा टेस्ट केसेस है या प्रीवियस जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर पाते हैं, अपडेट कर पाते हैं या चेंज कर पाते हैं। वही तो है हमारा बेस रूल। इन एआई, अगर एआई के अंदर बात करें, इट यूज टू मेक बेटर प्रिडिक्शंस और डिसीजन व्हेन वी हैव सम अनसर्टेनिटी एंड न्यू डेटा कम इन। एआई के अंदर हम इसे जब कब यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? बेटर प्रिडिक्शन के लिए। जब हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर नॉइसी डेटा है, रिडंडेंसी है, इनकम्प्लीट डेटा है, और हमारे पास न्यू एविडेंस आए पे आए जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ कंप्लीट है या है भी पूरी या नहीं। तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं? बेस रूल का यूज़ करते हैं, बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं कि भाई हाँ, ये जो हमारा न्यू एविडेंस है इसके बेस पे हमारा जो अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है या अपडेटेड आउटपुट है वो क्या होगा। क्लियर है आपको? अब कुछ चीज़ें, इसके कुछ ऐसी टर्म है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। पहला है हमारा प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज क्या होता है? जो हमें पहले से ही पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप बीटेक कर रहे हो तो आपको क्या 12th का मैथ्स आती है या आती होगी, क्योंकि वो आपकी प्रायर नॉलेज है जो आप पढ़ कर आए। आपको 12th की मैथ्स छोड़ो, ABCD तो आती होगी ना। प्रायर नॉलेज है वो आपकी कि आपको ABCD आती ही आती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज वो नॉलेज होती है जो आपको एविडेंस मिलने से पहले सब पहले ही पता होती है। क्लियर है? दिस इज वॉट वी ऑलरेडी नो और बिलीव बिफोर सीइंग द न्यू एविडेंस। न्यू एविडेंस देखने से पहले जो आपके पास पूरी नॉलेज है उसको हम बोलते हैं प्रायर नॉलेज। लाइकलीहुड क्या है? जैसे आप फॉर्मूला देखोगे अभी, फॉर्मूला जैसे आप देखोगे PA/B इक्वल टू PB/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ N, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये आपने देखा होगा, ये आपने मैथ्स 4 में पढ़ा भी होगा। ये फॉर्मूला ये होता है हमारा बेस रूल का फॉर्मूला। ठीक है, बेस थ्योरम का फॉर्मूला या बेस रूल का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये B/A क्या है? इसको हम बोलते हैं लाइकलीहुड। इसमें क्या है? ए मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस, और ये क्या होता है? हमारा न्यू एविडेंस। बट ये क्या हो, इसमें हम क्या मानते हैं? इसमें हम उल्टा कर देते हैं। जो हमारा हाइपोथेसिस होता है इसमें हम क्या मानते हैं? अपने हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं। जैसे B/A है ना, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। B/A है तो हम B को क्या मान लेते हैं? B हमारा क्या है? हाइपोथेसिस, और हम इसको क्या मान लेते हैं? ट्रू मानते हैं कि भाई ये हमारी क्या है? हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B है। ए में मैंने आपको बताया ए क्या होता है? हमारा हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है? गिवन दैट ये क्या हमारा डेटा या इवेंट या एविडेंस जो है। ठीक है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या है? जो हमारा हाइपोथेसिस है, इसमें हम हाइपोथेसिस को निकालते हैं। बट B/A में जो हमारा हाइपोथेसिस उसको हम क्या मानते हैं? ट्रू मानते हैं। उसके बेस पर हम B की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि B की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लाइकलीहुड। क्लियर है आपको? ठीक है, पोस्टीरियस प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो हमारा न्यू या अपडेटेड प्रोबेबिलिटी होती है न्यू एविडेंस मिलने के बाद, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियस प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना के हमें न्यू एविडेंस मिला कि भाई हाँ, ये जो कोरोना है ये किसी कांटेक्ट में आने से हो रहा है, और वो भी उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से जिसको ऑलरेडी कोरोना है। तो ये न्यू एविडेंस मिला तो हमने पर्सन ए का पता लगा लिया कि हाँ भाई पर्सन ए को कोरोना किस लिए हुआ है। ठीक है, तो जो पर्सन ए का रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियस प्रोबेबिलिटी। जो अब अपडेटेड प्रोबेबिलिटी आएगी पर्सन ए की, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियस प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? जैसे कि इसकी पहले थी 0.02, बट अब अपडेट होके क्या हो गया? 0.06। तो 0.06 क्या है? इसकी अपडेटेड प्रोबेबिलिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियस प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेस थ्योरम या बेस रूल हमारा होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बायसियन नेटवर्क। अब बायसियन नेटवर्क क्या है? बायसियन नेटवर्क आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि
किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, या कौन सी चीज़ें किस पर डिपेंडेंट करती हैं, वो हम किसकी हेल्प से पता लगा पाते हैं, बायसियन नेटवर्क की हेल्प से पता लगा पाते हैं। बायसियन नेटवर्क एक आप समझ सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अभी जो बायसियन नेटवर्क है ना, यहाँ आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, तो हम बायसियन नेटवर्क को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, A Bayesian network is a way to represent uncertain information using a network of node connected by edges. Bayesian network क्या है? बायसियन नेटवर्क के हम अनसर्टेनिटी सिचुएशन के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी सिचुएशन को या अनसर्टेनिटी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? बायसियन नेटवर्क की हेल्प से कर पाते हैं। इट्स लाइक अ मैप दैट शो हाउ इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड विद द गोल ऑफ प्रिडिक्टिंग आउटकम बेस्ड ऑन व्हाट यू नो। ये क्या एक तरीके से मैप होता है जो ये बताता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आपस में किस तरीके से डिपेंडेंट होती हैं और उनका फ्लो किस तरीके से होगा। दैट इज कॉल्ड बायसियन नेटवर्क। क्लियर है आपको कि ये करता क्या है? ये बताता है कि हमारी, सिंपली आप समझिए, ये बताता है कि हमें कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल किस तरीके से आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा नोट्स, एक आता है हमारी एजेस, एक आती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स वो वेरिएबल होते हैं या वो इवेंट होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, लाइक जैसे रेन हो गया, ट्रैफिक हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो क्या होता है? हमारे नोट्स। एजेस क्या होती हैं? हम नोट्स को कनेक्टेड करने के लिए, नोट्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एजेस का यूज़ करते हैं। क्लियर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी PA/B, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने अभी ये देखा था ना, तो ये क्या है? हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम इसके अंदर इन तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं, नोट्स, एजेस एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि नोट क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं। नोट्स क्या है? यहाँ रेन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये क्या है? तीनों नोट्स हैं। और ये जो एजेस हैं ये क्या बता रही हैं? इनके बीच में रिलेशनशिप बता रही हैं कि अगर बारिश होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैफिक हो जाएगा, और हमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, रोड क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे। तो ये क्या आपस में डिपेंडेंसीज बता रहा है, आपस में इनकी रिलेशनशिप बता रहा है कि ये किस तरीके से नोट्स या किस तरीके से वेरिएबल आपस में क्या है? कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से हम बता पा रहे हैं? बायसियन नेटवर्क की हेल्प से हम बता पा रहे हैं। क्लियर है कि ये होता क्या है? ये है क्या बायसियन नेटवर्क? और अब हम इसको एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा ये बायसियन नेटवर्क का एग्जाम्पल है प्रॉपर। ठीक है, तो आपके पास क्या है? यहाँ एक ग्राफ है, ये क्या आपको पता है? ये क्या आपकी नोट्स है? क्लियर है? और ये क्या इनके बीच में एजेस है जो इनके बीच की रिलेशनशिप को बता पा रहे हैं या डिपेंडेंसीज को बता पा रहे हैं। क्लियर है? अब हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स है, बर्गली, अलार्म, फायर, P1, P2, ये हमारे पास क्या है? 5 वेरिएबल्स हैं। अब फिर हमारा क्या अलार्म है, ए है हमारा अलार्म। अलार्म के क्या है? पेरेंट है, 2 पेरेंट है, एक तो बर्गलरी, एक है हमारा फायर। कि अलार्म हमारा तब बजता है जब या तो हमारे यहाँ चोरी होती है या हमारे यहाँ आग लगती है, तो हमारा अलार्म बजता है। और जब हमारा अलार्म बजता है तो अलार्म के चाइल्ड कौन से है? P1 और P2। अगर हमारा अलार्म बजता है तो P1 को कॉल किया जाता है या P2 को कॉल किया जाता है। अब इस सिचुएशन में या इस बायसियन नेटवर्क के अंदर अनसर्टेनिटी सिचुएशन कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो अलार्म है वो बजता है, चोरी होती है तो भी अलार्म बजता है, इतनी सी हीट भी आ जाती है, अगर हमारी गैस की ज़्यादा तेज़ हीट हो जाती है तो भी हमारा अलार्म बज जाता है। तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि भाई हमारी चोरी की वजह से अलार्म बजा है या हमारा फायर की, आग की वजह से अलार्म बजा है। पहली अनसर्टेनिटी सिचुएशन हमारी यहाँ जाती है। दूसरी कहाँ आती है कि जो ये P1 और P2 को हम कॉल कर रहे हैं, जो हमारा P1 पर्सन है वो उसे सुनाई कम आती है, तो क्या करता है? अलार्म बजता रहता है। अगर उसे सुनाई आ गई तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है उसे सुनाई ही नहीं आती है तो वो कॉल नहीं कर पाता। यहाँ अनसर्टेनिटी सिचुएशंस आ गई। P2 के साथ क्या है कि P2 की जो रिंग है, फ़ोन की जो रिंग है, वो अलार्म की रिंग से बिल्कुल मैच करती है, तो वहाँ क्या उसे वो दिक्कत होती है, वो समझ ही नहीं पाता कि भाई ये इनके घर का अलार्म बज रहा है या मेरा फ़ोन बज रहा है।
तो दूसरी अनसर्टेनिटी सिचुएशन ये आ गई। तो इसके बीच में आप देख रहे हो कितनी अनसर्टेनिटी सिचुएशंस आ गई हैं। तो इसको डील करने के लिए हम बहुत इजीली बायसियन नेटवर्क की हेल्प से इसको डील कर पाते हैं या इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। समझ आया कि आपका क्वेश्चन है क्या? अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता है, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है और आपसे एक प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बर्गलरी, इसका मतलब क्या है कि एक है बर्गलरी की चोरी हो गई। चोरी के कितने पॉसिबल केस बनेंगे? दो, या तो चोरी हो गई या चोरी नहीं हुई। अगर चोरी हुई है बी इक्वल टू ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है कि चोरी हो गई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.001। बी इक्वल टू फॉल्स यानी चोरी हमारी नहीं हुई है, तो 0.999। क्लियर है आपको? अब क्या है फायर की प्रोबेबिलिटी कि भाई आग लग गई है तो 0.002 और आग नहीं लगी है तो 0.998। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है बर्गलरी की और फायर की। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका अलार्म। अलार्म के क्या है? हमारे दो पेरेंट है, एक है बर्गलरी, एक है हमारा फायर। तो इसके हमारे दो पेरेंट के पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे? यानी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 इसके पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो बना लेते हैं। अलार्म किस पे डिपेंडेंट है? दो चीज़ों पे, बर्गलरी एंड फायर। तो इसके क्या पॉसिबल केस होंगे? या तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हाँ मैंने बनाए हुए हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि चोरी भी हो गई है और हमारा आग भी लग गई है। तो हमारा क्या है? अलार्म बजा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.95। चोरी भी हो गई है और आग भी लग गई है और अलार्म नहीं बजा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे। इसका मतलब क्या है? सेकंड लाइन का मतलब क्या है कि चोरी हो गई है, हमारी आग नहीं लगी है और हमारा अलार्म बज गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.94। चोरी हो गई है, आग नहीं लगी है और हमारा अलार्म भी नहीं बजा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.06। इस तरीके से आप इन प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करेंगे? रीड करेंगे। क्लियर है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आपको गिवन थी ये किस तरीके से आपको पता करनी है कि भाई हाँ इसका मतलब है क्या। अब नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी, अब इसके अंदर हमारे पास बर्गलरी की निकाल ली, फायर की निकाल ली, अलार्म की हमें गिवन, मतलब ये सब गिवन है। अभी हमारे 2% की रह गई, ये P1 और P2। P1 क्या है? एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन की 2 की पावर यानी इसकी दो पॉसिबल केसेस बनेंगे कि P1 ने कॉल किया है या नहीं किया। इसी तरीके, ठीक है। अब इसे क्या क्या पॉसिबल केसेस बने कि P1 ने कॉल किया है और P1 ने कॉल नहीं किया। अगर P1 ने कॉल किया है, ठीक है, अलार्म बजा है, P1 ने कॉल किया है तो 0.95 प्रोबेबिलिटी है। अलार्म बजा है बट P1 ने कॉल नहीं किया है तो 0.05 प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? इसी तरीके से P2 के साथ है कि अलार्म बजा है, P2 ने कॉल कर लिया है तो 0.80। अलार्म बजा है बट P2 ने कॉल नहीं किया है तो 0.20। क्लियर है? आपको ये सब प्रोबेबिलिटीज़, ये सब चीज़ आपको गिवन थी। अब आपको निकालना क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालने P1, P2, A बर्गलरी एंड फायर। ये नॉट का मतलब क्या है कि फॉल्स कंडीशन है और जहाँ नॉट नहीं है उसका मतलब क्या है? ये ट्रू कंडीशन है। तो P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है एंड A भी ट्रू है, बट बर्गलरी और फायर दोनों फॉल्स है। इसका मतलब क्या है? ना ही तो आग लगी है और ना ही हमारी चोरी हुई है। उस टाइम आपको ये सब प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब अगर मैं P1 की बात करूँ यानी पर्सन P1 की बात कर रहे हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमेशा उसके पेरेंट के बेस पे निकालते हैं। तो P1 का अगर मैं पेरेंट बताऊं तो P1 का पेरेंट कौन है? हमारा अलार्म A। तो P1 की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो किसके बेस पे निकलेगी? उसके पेरेंट के बेस पे, तो P1 अपॉन A। ठीक है, इसी तरीके से P1 अपॉन इसी तरीके से P2 की निकलेगी। P2 का पेरेंट कौन है? हमारा अलार्म A। तो P2 की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे करेंगे? P2 अपॉन A। ठीक है, अब क्या है? A अलार्म की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगे कि अलार्म की वैल्यू तो ट्रू है बट ना ही तो बर्गलरी फॉल्स है और ना ही हमारी चोरी हुई है, ना ही हमारी आग लगी है। और फिर ये दोनों नॉट हैं तो इनकी इंडिविजुअल की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ना ही तो हमारी चोरी हुई और ना ही हमारी आग लगी है। तो हमें क्या निकालना है? P1 अपॉन A कि हमारा अलार्म भी बजा है और P1 ने कॉल भी किया है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ कि हमारा अलार्म भी बजा है और P1 ने कॉल भी किया है। अलार्म कहाँ है? ट्रू, ये रहा, और P1 ने कॉल भी किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.95। तो यहाँ आप लिखोगे 0.95। नेक्स्ट क्या है? P2 ने कॉल भी किया है और अलार्म भी बजा है। P2 ने कॉल भी किया है और हमारा अलार्म भी बजा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80। अब ये क्या है? अलार्म तो बजा है बट ना ही तो हमारा
चोरी हुई है और ना ही हमारी आग लगी है। तो अब आप देख लो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है, ना ही तो हमारी चोरी हुई है और ना ही हमारा आग लगी है, बट अलार्म बजा है। तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। तो आप लिख दो क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.001। और नेक्स्ट क्या है कि भाई ना ही तो चोरी हुई है ना ही हमारा आग लगी है। तो ना ही चोरी हुई है 0.999 और ना ही हमारे आग लगी है 0.998 हमें गिवन थी। तो आप कर लो 0.999 एंड 0.998। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.00075 अप्रॉक्स इतना आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको इसके जो भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? आपको समझ आया कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो इससे हमारा न्यूमेरिकल भी आ सकता है और हमारा थ्योरी पोर्शन भी आ सकता है। तो मैंने आपको थ्योरी भी समझा दिया और प्रॉपर एक सॉल्यूशन करा दिया एक न्यूमेरिकल का, जिसकी हेल्प से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा बायसियन नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, बायसियन नेटवर्क हमारा होता क्या है, और अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो वो किस तरीके से हमारा आएगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है आपको कि ये किस तरीके से काम करता है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ आपको प्रॉपर इसकी यही सब थ्योरी मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई है। तो नेक्स्ट आपका फजी लॉजिक। अब फजी लॉजिक क्या होता है? फजी लॉजिक आपने एएससी में भी पढ़ा होगा। तो फजी लॉजिक क्या होता है? अभी हम सब जो बात करते हैं दो चीज़ों में बात करते हैं, बुलियन में बात करते हैं या हमारा फजी लॉजिक में बात करते हैं। बुलियन में क्या? 0 या 1। बट अगर हमारा 0 या 1 के अलावा हम बात ही नहीं कर पा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कि या तो हाँ या ना, या तो 0 या 1, या तो यस या नो, हम इसमें ही आंसर दे पा रहे थे। बट अगर मुझे कहना हो कि ये पेन बहुत अच्छा है या ये पेन बहुत बेकार है, तो मैं क्या बहुत बेकार या बहुत अच्छे का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, या तो अच्छा है या बेकार है, यही तो है। बट अगर 0 और 1 के बीच में मुझे बात करनी हो तो वहाँ हमारा कौन आता है? वहाँ आता है हमारा फजी लॉजिक। क्लियर है? फजी लॉजिक हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें 0 और 1 के बीच में काम करना हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो चाय है ये बहुत ज़्यादा हॉट है, टू मच हॉट, टू मच हॉट उसकी, ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, टू मच कोल्ड, ठीक है। तो ये सब हम क्या बता पा रहे हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.03 है, इसके 0.09 है। हाँ, तो हम 0 और 1 के बीच में बता पा रहे हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड फजी लॉजिक। क्लियर है? तो फजी लॉजिक हम यही यूज़ करते हैं। तो फजी लॉजिक है क्या? फजी लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ रीजनिंग यूज टू हैंडल अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसीजन। आपको पता है अनसर्टेनिटी और इम्प्रिसीजन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी 0 और 1 के बीच में बात कर रहे थे, बट अगर हमारे बीच में कोई लाई कर दी थी वैल्यू तो हम बता ही नहीं पा रहे थे। तो वो अनसर्टेनिटी सिचुएशन ही तो हुई कि हम भाई हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आंसर ये आ रहा है बट हमें 0 और 1 में बताना है वो चीज़ें, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉजिक वेयर थिंग्स आइदर ट्रू और फॉल्स, फजी लॉजिक अलाउ थिंग टू बी पार्शली ट्रू। हम अगर ट्रेडिशन में बात करें तो हम ट्रू या फॉल्स में बात करते थे, बट फजी लॉजिक के अंदर हम पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स के भी बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप बोलोगे हॉट या कोल्ड बुलियन के अंदर, बट फजी लॉजिक की हेल्प से आप क्या बोल सकते हैं कि पार्शियली कोल्ड है, पार्शियली कोल्ड है, या ये थोड़ी ठंडी है या ये थोड़ी गर्म है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हम वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं फजी लॉजिक के अंदर, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट हम उसके अंदर डिफाइन नहीं कर पा रहे थे बुलियन लॉजिक के अंदर। क्लियर है? फजी लॉजिक हमारा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है, हाउ डज इट वर्क। इसके अंदर 3-4 मेन कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला आता है फजी सेट। फजी सेट क्या होता है? फजी सेट एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बताता, वो आपको क्या देता है? एक रेंज दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये चीज़ गर्म है तो वो क्या बताएगा? फजी सेट क्या बता देगा? अच्छा ये चीज़ गर्म है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। तो दैट इज कॉल्ड फजी सेट, कि उसने एक सेट बना दिया, उसने एक रेंज बना दिया, उसको हम बोलते हैं फजी सेट। मेंबरशिप क्या बताता है? मेंबरशिप ये बताता है कि फजी सेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स है या वैल्यूज़ हैं वो कितनी डिग्री से बिलोंग करते हैं फजी सेट के अंदर, ये कहलाता है हमारा मेंबरशिप। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रूल। रूल क्या है? इफ देन रूल। इफ देन रूल क्या होता है कि अगर ये चीज़ ट्रू है, इफ ट्रू है तो देन भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा।
अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी, बट जब बारिश होगी तभी तो ये क्या इफ देन रूल का ये क्या करता है, यूज करता है। नेक्स्ट है आपका डिफजिफिकेशन। डिफजिफिकेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फजिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पढ़ा है आपने फजिफिकेशन प्रोसेस, पढ़ा होगा एएससी में। फजिफिकेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्प सेट को फजी सेट में कन्वर्ट करते हैं, यही हमारा क्या होता है, फजिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, पढ़ा होगा आपने। और डिफजिफिकेशन क्या होता है, डिफजिफिकेशन जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फजी सेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, डिफजिफिकेशन। वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि वंस द सिस्टम मेक द डिसीजन यूजिंग फजी वैल्यूज, जब सिस्टम ने एक बार फजीफिकेशन की हेल्प से क्या कर दिया, क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो डिफजिफिकेशन क्या करेगा, उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा उसी क्रिस्प वैल्यू में या प्रिसीजन एक्शन में या प्रिसीजन वैल्यू में। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड डिफजिफिकेशन। ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमारा फजी लॉजिक हमारा काम करता है। अब फजी लॉजिक जो है, इससे मतलब क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपना एएससी के अंदर। क्लियर है, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि बट ये कि फजी लॉजिक होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका न्यूरल नेटवर्क। अब आप देख रहे हो कि आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डेटा डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को भी ऐड ऑन कर दिया। अभी आप देखोगे ना, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक डीप लर्निंग के भी ऐड कर दिए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक इन्होंने मशीन लर्निंग के लिए भी ऐड कर दिए हैं। तो AK2 का आप देख लो कि क्या है, तो इसलिए आपको पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से करके जाना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, न्यूरल नेटवर्क आप पढ़े भी होंगे, सुना भी होगा कि हाँ भाई न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या क्या, न्यूरल नेटवर्क एक तरीके से एक स्मार्ट कंप्यूटर है जो ट्राई करता है ह्यूमन की ब्रेन की तरह काम करने की, जैसे हमारा असली ह्यूमन ब्रेन काम करता है ना, इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क एक स्मार्ट कंप्यूटर होता है जो ट्राई करता है कि ह्यूमन के ब्रेन की तरह मैं वर्क कर पाऊँ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, डिसीजन ले पाऊँ, पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाऊँ, तो दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है, अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक टिनी यूनिट होती है जिससे ये मिलकर बना होता है, उस टिनी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट टिनी यूनिट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स इनपुट इंफॉर्मेशन को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और अपने नेक्स्ट न्यूरॉन के पास क्या कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं। ये होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है आपको कि न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है, न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो हमारे खुद के ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है, जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो उससे ही इंस्पायर्ड है। जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है ना, उसी तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, अब भाई देख लेते हैं, काफ़ी अब हमने जान लिया तो प्रॉपर अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई ये न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है। तो आ न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटर सिस्टम इंस्पायर्ड बाय हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरल नेटवर्क एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन लेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, एक टीनी यूनिट होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिससे ये हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बना हुआ होता है और आपस में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन को फ्लो करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उनको पास करते हैं। ठीक है, ईच न्यूरॉन टेक इनपुट डज अ सिंपल कैलकुलेशन एंड पास द रिजल्ट फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया जो इनपुट लेयर होगी वहाँ से आउटसाइड द वर्ल्ड से वो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और अपने नेक्स्ट वाले न्यूरॉन्स के पास क्या कर देगा, उनको पास कर देगा। दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है आपको। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसमें हमारा एक ये इनपुट लेयर होती है, ये हमारी हिडन लेयर होती है, ये हमारी आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर क्या होती है, इनपुट लेयर से हम आउटसाइड द वर्ल्ड से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, उसको हिडन लेयर में भेजते हैं। हिडन लेयर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, जो भी अपना कैलकुलेशन वगैरह होता है वो सब करता है, परफॉर्म करता है और उसको क्या भेज देता है, आउटपुट लेयर पे भेज देता है। आउटपुट लेयर से हमें आउटपुट मिल जाता है। हिडन लेयर का नाम हिडन आपको पता है क्यों, क्योंकि विजिबल नहीं होती। ये क्या होता है, हिडन ही होती है, हमें पता नहीं रहता किस तरीके से प्रोसेसिंग करे, कहाँ प्रोसेसिंग करे, कैसा हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। बस हमें पता है कि हिडन लेयर क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग करता है या कैलकुलेशन करता है। क्लियर है, दैट इज ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और पता है आपको कि न्यूरल नेटवर्क में जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन अगर हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं प्रेस पे हाथ रखूंगी, फर्स्ट टाइम हाथ रखा होगा तो भाई जला होगा, मुझे मेरे ब्रेन को पता चल गया कि हाँ भाई ये कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर मैं इसे हाथ रखती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा हाथ जल जाता है।
तो क्या होता है, अगली बार क्या मैं जाके हाथ रख दूंगी? नहीं, मैं अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। मैं क्या, हर लोग, हर पर्सन क्या करता है, अपनी मिस्टेक से सीखता है। इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क भी, आपको पता है, न्यूरल नेटवर्क भी अपनी मिस्टेक से सीखता है। जो वो प्रीवियसली मिस्टेक करता है उनसे सीखता है, ताकि वो आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक ना कर सके और बेटर प्रिडिक्शन कर सके, बेटर अपना लाइक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। क्लियर है आपको? इस तरीके से ये पूरा न्यूरल नेटवर्क हमारा काम करता है। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब पूरा यहाँ थ्योरी पार्ट है कि इनपुट लेयर क्या होती है। जो रॉ डेटा आउटसाइड द वर्ल्ड से रॉ डेटा लेता है उसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं, लाइक जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर्स। ये क्या होगा? हिडन लेयर क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है। ये क्या करता है? पैटर्न को फाइंड करता है, उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करता है। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हिडन क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। आप इस पेन को डायरेक्टली देख सकते हो, बट इसके अंदर की जो इंक है उसको हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, खोलना पड़ेगा, तोड़ना ओड़ना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बट वो क्या, इसके अंदर हिडन है। तो इसी तरीके से हमारी जो लेयर होती है वो इसी तरीके से हिडन होती है, हमें विजिबल नहीं होती। आउटपुट लेयर क्या है? जो आपको फाइनल आंसर देता है वो क्या है? आपका आउटपुट लेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा परसेप्ट्रॉन। आपको पता है जो परसेप्ट्रॉन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डीप लर्निंग का है। ठीक है, आपको पता है कि डीप लर्निंग जो है हमारा मशीन लर्निंग का सबसेट है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से 10 to 15 टाइम्स पावरफुल है। ठीक है, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के अंदर ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या? परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है? परसेप्ट्रॉन एक ऐसा सिंपलेस्ट टाइप है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का। सबसे पहले हमने मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे पहले हमने एक न्यूरॉन बनाया जो कि था हमारा, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या चाहते थे कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो न्यूरॉन्स बनाए गए हैं वो आर्टिफिशियली तो हैं, बायोलॉजिकल थोड़ी, हमारी तरह थोड़ी हैं। तो क्या, आज जो हमने सबसे पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया था, और ये क्या था? सबसे सिंपलेस्ट टाइप था, किसका? न्यूरॉन का। इसी को हमने क्या बोल दिया? यही है हमारा परसेप्ट्रॉन। क्लियर है? परसेप्ट्रॉन क्या होता है? परसेप्ट्रॉन एक सिंपलेस्ट टाइप है, किसका? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का। जब हमने बनाया था 1958 के टाइम फ्रैंक रोजनब्लैट थे जिन्होंने इसको क्रिएट किया था, किसको? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को। और जब ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट था तो इसी का नाम हमने क्या रख दिया? इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? दैट न्यूरॉन इज नोन एज परसेप्ट्रॉन। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम ये था कि वो क्या कर सके? मिमिक कर सके बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह। जैसे हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, इसी तरीके से हम चाहते थे कि जो ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है वो क्या करे? उसी तरीके से उनकी मिमिक करे, या उसी तरीके से वो वर्किंग स्टार्ट कर दे। तो उसको हम बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। क्लियर है कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है? और परसेप्ट्रॉन के अंदर हम कैटेगराइजेशन के वर्क करते हैं, कि येस और नो के बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करते हैं। क्लियर है कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, परसेप्ट्रॉन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाया, तो वो बहुत सिंपलेस्ट टाइप था, तो हमने उसको क्या बोला कि भाई उसका नाम क्या दे देता है? उसका नाम हमने दे दिया कि वही, उसको हम बोलेंगे परसेप्ट्रॉन। क्लियर है? इट वॉज क्रिएटेड इन 1978 में क्रिएट किया था फ्रैंक रोजनब्लैट, एंड इट इज़ यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। जब इन्होंने इसको क्रिएट किया था तो उनका मेन मोटिव क्या था? कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कि दो कैटेगरी में हमने इसे कर दे, या तो हाँ या ना। ये चीज़ होनी है तो हाँ करो, नहीं करनी तो ना करो, इस तरीके से। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड परसेप्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया भी कि इसका मेन काम क्या था? ह्यूमन के जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है उसकी मिमिक करना, कि उस तरीके से काम करना, कि वो किस तरीके से सब चीज़ें करता है, किस उसकी मिमिक करना। अब इसकी कुछ की फीचर्स है हमारे किसके? परसेप्ट्रॉन के, वो देख लेते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला आता है हमारा इनपुट फीचर। इनपुट फीचर तो वही है कि वो पीस ऑफ डेटा जिसको हमें क्लासीफाई करना होता है, क्योंकि हमने क्या करा? बाइनरी क्लासिफिकेशन ही तो करते हैं हम इसमें। तो भाई सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन हमें करना है तो सबसे पहले हमारे पास डेटा तो होना चाहिए। क्लासिफिकेशन हम करेंगे किस चीज़ का? डेटा या इन्फॉर्मेशन कुछ तो हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट फीचर। नेक्स्ट क्या होता है? वेट। अब जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसके साथ उसका क्या आएगा? वेट आएगा। वेट उसका ऐसे नहीं जैसा हमारा वेट होता है वैसा कुछ नहीं, एक वेट आएगा जो क्या बताएगा? उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। कि हमारे पास दो इनपुट आए, मेरे पास दो इनपुट आए x1 एंड x2। इसका वेट क्या है? 10, इसका वेट है मेरे पास 20। तो मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी? जिसका वेट ज़्यादा है मैं सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दूंगी। क्लियर है?
नेक्स्ट है समीशन। समीशन क्या करता है कि जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, इनपुट वैल्यूज़ और जो उनका सम वेट होता है, उनका क्या करता है, लास्ट में समीशन करता है। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड समीशन। ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है, जिसे हम ये चेक करते हैं 0 या 1 पे चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू आ रही है, समीशन आ रहा है, जो हमने समीशन के हेल्प से सम निकाला है, अगर वो थ्रीशोल्ड जो वैल्यू है, सर्टेन एक वैल्यू होती है थ्रीशोल्ड वैल्यू, अगर वो उससे बड़ा है तो परसेप्ट्रॉन की वैल्यू 0 कर दो, अदरवाइज परसेप्ट्रॉन की वैल्यू 1 कर दो, अदरवाइज परसेप्ट्रॉन की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। इसका मतलब नो। तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं कि 0 या 1, यानी बाइनरी में हम इसको क्लासीफाई कर पा रहे हैं, किसको, अपने डेटा को। क्लियर है आपको। अब इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं 22। 22 पता है आपको क्या होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके थ्रू समझेंगे हम। पहले 22 क्या होता है। ये हमारा क्या है, x1 x2 x3, ये क्या हमारे इनपुट है जो हमारे पास आ रहे हैं। और x1 का वेट क्या है, w1, x2 का वेट क्या है, w2, एंड x3 का वेट क्या है, w3। ठीक है। अब ऐसा हो गया कि मेरी x1 की भी वैल्यू 0 है, x2 की भी वैल्यू 0 है, x3 की भी वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, मेरा समीशन तो क्या आएगा, 0 आएगा। बट मुझे समीशन 0 नहीं चाहिए होता, तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा x1 x2 एंड x3, जब इन सब की वैल्यू इक्वल 0 हो जाती है, तो मैं इनके बीच में, जब मैं इनका समीशन करती हूँ, तो क्या कर देती हूँ, इनके बीच इनके अंदर एक 22 वैल्यू को ऐड कर देती हूँ, जिसके हेल्प से ये पूरी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। 22 क्या, लाइक 5, 15 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी एक ऐसा नंबर हो गया जो मैंने इसके अंदर ऐड किया, ताकि ये वैल्यू मेरी क्या रहे, नॉन जीरो रहे। दैट इज कॉल्ड 22। क्लियर है आपको? वही इसके अंदर लिखा हुआ है, दिस हैज द परसेप्ट्रॉन मेक डिसीजन इवन ऑल द इनपुट आर 0। जब भी मेरे सारे इनपुट 0 हो जाए, उसके बाद भी मैं डिसीजन ले पाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, 22 को ऐड कर देती हूँ, ताकि वो नॉन जीरो वैल्यू मुझे प्रोवाइड करे। 0 आ गया तो भाई क्या ही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका फीचर लर्निंग एल्गोरिथम। लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है, लर्निंग एल्गोरिथम क्या है, लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि भाई वो खुद से लर्न कर रहा है, खुद से बात याद कर रहा है कि मिस्टेक्स हो गई, तो वो खुद से ही वो चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है, खुद से ही वो चीज़ एडजस्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये काफ़ी लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है, जिसके हेल्प से ये क्या कर पाता है, बेटर डिसीजन ले पाता है और बेटर आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाता है। क्लियर है? अब ये इसका क्या है, ये प्रॉपर डायग्राम है। ये क्या है, हमारा इनपुट फीचर x1 x2 x3, और x1 x2 x3 हर इनपुट के साथ क्या आ रहा है, उसका वेट आ रहा है। वेट क्या बता रहा है कि उसके इंपॉर्टेंस कितने, जितना ज़्यादा वेट उतनी उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम इसका सबमिशन कर रहे हैं। आपको पता है सबमिशन करो, सबमिशन करके हम चेक कर पा रहे हैं उसकी वैल्यू को, कि उसकी वैल्यू थ्रीशोल्ड वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। और एक्टिवेशन फंक्शन के हेल्प से हम क्या बता पा रहे हैं, उसका डिसीजन क्लासीफाई उसको कर पा रहे हैं, और जो भी 0 या 1 में उसको कैटेगराइज कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परसेप्ट्रॉन हमारा होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। क्लियर है? और उसके क्या क्या की फीचर्स है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास 2 टाइप के परसेप्ट्रॉन होते हैं, एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, एक होता है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। जो हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन होता है, ये बहुत सिंपल होता है, एज द नेम सजेस्ट ये सबसे सिंपल वर्जन था, जो क्या करता है, डेटा को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। दैट इज कॉल्ड सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। बट अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स से डेटा हो, कॉम्प्लेक्स डेटा हो, या लाइक रिडंडेंसी, नॉइसी डेटा, इनकम्प्लीट डेटा हो, तो उस टाइम हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के साथ नहीं जा सकते। उस टाइम हम यूज़ करते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जहाँ हमारी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ठीक है। या हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता क्या है। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस सिंपल वर्जन कैन ओनली सॉल्व प्रॉब्लम वेयर द डेटा कैन बी स्ट्रेट बाय अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल लेयर परसेप्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा था जहां हमारा डेटा जो है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मतलब कि मेरे जो डेटा आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो चल पा रहा था। बट अगर मेरा डेटा फ्लक्चुएटेड है, तो मेरा क्या, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन वर्क नहीं कर पा रहा था। तो कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का हमने यूज़ करा, जहाँ हमारा डेटा क्या कर पा रहा था, फ्लक्चुएट कर पा रहा था, जहाँ हमारा डेटा चेंज हो रहा था। क्लियर है? ठीक है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करूँ तो मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था ये मल्टी लेयर ऑफ परसेप्ट्रॉन विच कैन बी सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम।
जो क्या करता था, जो हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती थी उनको क्या करता था, बहुत इजीली सॉल्व कर पाता था, जो कि हमारा सिंगल लेयर परसेप्टर नहीं कर पाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लिमिटेशन थी, जो डेटा स्ट्रेट लाइन में उसको तो सॉल्व कर रहा है, जो फ्लक्चुएट हो रहा है जो कर्व में उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो उस सब चीज़ों को, प्रॉब्लम को किसने रिजॉल्व किया, मल्टी लेयर परसेप्टर ने। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बैक प्रोपोगेशन। अब भाई ये बैक प्रोपोगेशन होता क्या है? बैक प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर अगर हमारा कोई भी एरर आ गया है, इनपुट लेयर के अंदर, हिडन लेयर के अंदर या आउटपुट लेयर के अंदर कहीं पे भी एरर आ गया, तो बैक प्रोपोगेशन की हेल्प से हम उस एरर को तो फाइंड आउट कर पाते थे और साथ ही साथ उसको फिक्स भी कर पाते थे और अपने आउटपुट को एक्यूरेट प्रोड्यूस कर पाते थे। किसकी हेल्प से? बैक प्रोपोगेशन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इनपुट लेयर हो गई, ये हमारी आउटपुट लेयर हो गई, वो सॉरी हिडन लेयर हो गई, ये हमारी क्या, आउटपुट लेयर हो गई। कुछ इस तरीके से होता है ना डायग्राम आपका, ठीक है। अब ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम हमारा होता है। तो बैक प्रोपोगेशन क्या करता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ हमारा जो वेट है इनमें कुछ चेंजेस आ गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये हमारा एकदम 2 रह गया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे इस वेट में हमारा क्या है, गड़बड़ी आ रही है, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट आउटपुट नहीं आ पा रहा। तो बैक प्रोपोगेशन क्या करेगा, आउटपुट लेयर से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो चेक करेगा कि भाई ये नोड जो है इनमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, फिर इन नोड से जो भी हमारी कनेक्टेड नोड्स है वहाँ जाके उनके वेट्स को, उनकी वैल्यूज़ को चेक करेगा। जहाँ पे भी उसे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, तो उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और उसको शफल करेगा किसी के साथ कि भाई जो मेरा आउटपुट है वो क्या हो सके, एक्यूरेट आ सके। दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन, कि हम बैकवर्ड यानी हम चेक कर पा रहे हैं अपने प्रीवियसली, ऐसे चेक कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन। क्लियर है आपको कि बैक प्रोपोगेशन हमारा क्या होता है? Back propagation is a method used to train neural network, helping them get better at make prediction by learning from their mistakes. Back propagation एक ऐसा मेथड है जिसके ऐसे न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन करते हैं और उसको हेल्प करते हैं कि वो बेटर प्रिडिक्शन कर सके और अपने मिस्टेक से वो क्या कर सके, गलतियों से सीख सके। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो मिस्टेक हो गई है और वो फिक्स हो गई है, तो वो क्या, बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेगी कि भाई यहाँ मिस्टेक हुई है, तो अगर आगे कभी भी ऐसी दिक्कत आए, अगर आगे कभी भी ऐसा हो, तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान से करो कि हाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ताकि फ्यूचर में ये ना हो। क्लियर है? ये किस तरीके से वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्टेप होता है इसका गैसिंग। गैसिंग यानी गैस करना। द न्यूरल नेटवर्क मेक अ गैस। न्यूरल नेटवर्क हमेशा स्टार्ट करता है गैस करना कि लाइक इट्स ए डॉग व्हेन द इमेज इज एक्चुअली कैट। अगर एक मैंने पिक्चर दिखा दी बट वो पिक्चर तो कैट की है, बट वो क्या कह रहा है, न्यूरल नेटवर्क है ये तो डॉग है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, गैस कर रहा है कि हाँ भाई ये तो डॉग है। बट एरर कैलकुलेशन, फिर हम क्या करते हैं, एरर को कैलकुलेट करते हैं। एरर तो हो गई क्योंकि पिक्चर तो कैट के बता तो डॉग रहा है, एरर तो होगा नहीं होगा। तो आफ्टर गैसिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर है उससे कितना एरर आ रहा है, जो वो एक्चुअल आंसर हमारा दे रहा है। एरर कैलकुलेशन किया, अब मुझे पता चल गया कि भाई एरर कैलकुलेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक हुई है। तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। जो हमारी स्टेप्स, अगर हम आउटपुट पे हैं तो आउटपुट से हम क्या जाएंगे, बैक पे जाएंगे। अपनी लेयर्स को लेयर बाय लेयर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। उनको चेक करेंगे कि भाई जो हमारे वेट हैं वो उनमें तो कहीं एरर नहीं आ गया जिसकी हेल्प से वो कैट को डॉग बता रहा है। क्लियर है? तो हम वेट को क्या करेंगे, शफल करेंगे, वेट को चेक करेंगे। जब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जब तक वो हमारा आउटपुट कैट को कैट नहीं कह देता, तब तक वो चीज़ हम शफल करते जाएंगे। कभी वेट को शफल करेंगे, कभी नोट्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैक प्रोपोगेशन हमारा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ से हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट स्टार्ट होता है। फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग इन एआई। बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या, या मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब यह है कि हम अपने कंप्यूटर को एक टीचर की तरह ट्रेन करते हैं, उसको डेटा देते हैं और वो डेटा से क्या करता है, सीखता है। डेटा के अंदर से पैटर्न को फाइंड आउट करता है, डेटा से सीखता है कि भाई मुझे किस तरीके से प्रिडिक्शन करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका यूट्यूब रिकमेंडेशन। यूट्यूब पर अगर आप कोई भी चीज़ देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्टून देखते हो तो वो क्या करता है, आपको रिकमेंड करने लग जाता है कि अगर आप चिन देख रहे हो तो आप ये वाला, आप डोरेमोन भी देख लो, आप रोल नंबर 21 भी देख लो, या आप डिफरेंट
जो कार्टून्स होते हैं वो भी देख लो। तो वो आपने कभी सोचा कि यूट्यूब आपको रिकमेंड किस तरीके से कर रहा है, या नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई भी एनिमे देखने लग जाते हो तो वो आपको नेक्स्ट एनिमे खुद ब खुद रिकमेंड करने लग जाता है। तो कभी आपने सोचा कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मशीन लर्निंग। वो क्या करता है, आपकी जो भी हिस्ट्री होती है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे जो भी देख रहे हो या यूट्यूब पे जो भी देख रहे हो, वो आपकी हिस्ट्री का जो डेटा होता है उसको क्या करता है, उसको लर्न करता है, उसको देखता है कि हाँ भाई जो मेरा ये पर्सन है उसको क्या चीज़ें पसंद है, वो उसके बेस पे आपको क्या करता है, रिकमेंड करने स्टार्ट कर देता है। ये होता है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, मशीन को लर्न कराते हैं, मशीन को डेटा देते हैं, और मशीन क्या करता है, उस डेटा को सीखता है, उस डेटा के साथ लाइक टाइम स्पेंड करता है, उस डेटा के ऊपर वर्क करता है। देन वो क्या करता है, उस डेटा के हेल्प से एक डिसीजन ले पाता है। क्लियर है आपको कि मशीन लर्निंग होता क्या है? नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो मशीन लर्निंग इज अ वे ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन प्रिडिक्शन। मशीन लर्निंग एक ऐसा वे जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को टीच करते हैं, उसको डेटा देते हैं, बहुत सारा डेटा दे दिया और उसको कहते हैं कि इस डेटा को लर्न कर, और इस डेटा से क्या बताओ, इस डेटा की हेल्प से मुझे क्या बताओ, कुछ भी हम कुछ भी पूछ लेंगे, वो क्या बताएगा, उसको आउटपुट बताएगा। बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फ्रॉम एवरी टास्क। हमें कोई इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस क्या करना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हम अपनी मशीन को डेटा दे रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री पे जो हम देख रहे हैं वो सारा डेटा उसको मिल रहा है, और वो उस डेटा के बेस पे क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि हाँ भाई इस पर्सन को ये चीज़ें पसंद है तो मैं इसे ये चीज़ रिकमेंड करूँ तो ये चीज़ वो देखेगा। क्लियर है? तो इसी कुछ की कंसेप्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहले डेटा। डेटा आपको पता है एवरीथिंग स्टार्ट विद डेटा। डेटा, दिस डेटा कैन बी एनीथिंग, नंबर, इमेजेस, साउंड, ये सब क्या है, डेटा। सबसे पहले तो डेटा ही चाहिए ट्रेन करने के लिए, मशीन को बताने के लिए, सीखने के लिए। लर्निंग क्या है, मशीन क्या करते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर मशीन लर्न करती है डेटा से, खुद ब खुद सीखती है उसके एक्सपीरियंस के साथ, डेटा को लर्न कर करके। मॉडल क्या होता है, मॉडल एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो क्या करता है, उस डेटा को लर्न कराता है मशीन को, और डिसीजन लेने में, प्रिडिक्शन लेने में हेल्प कराता है। क्लियर है आपको कि भाई ये होता क्या है? अब मशीन लर्निंग के हमारे 2 मेजर हैं, इस जो हमारे एज पर द EK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो मेंशन है वो सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्लियरली सिलेबस में मेंशन है, तो हमें वही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग हमारी क्या होता है। वैसे ये 3 होते हैं, अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रेनफोरेसमेंट। तो हमें सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग की अभी हमें पढ़नी है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? 99% जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या देते हैं, अपने कंप्यूटर्स को, अपने मशीन को क्या देते हैं, डेटा देते हैं, और वो डेटा से क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है, आउटपुट प्रिडिक्ट करके बताता है कि हाँ भाई ये आउटपुट ये होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। हमारे पास इसमें 2 चीज़ें होती है, एक इनपुट डेटा होता है, एक आउटपुट डेटा होता है। इनपुट डेटा हमारे पास क्या है, इनकम और क्रेडिट स्कोर। कुछ पर्सन है जिसका हमारे पास इनकम है और उनका इनकम के बेस पे कुछ क्रेडिट स्कोर जनरेट हुआ है, जो भी हुआ है, तो हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि भाई उन्हें हमें लोन दे पाए या ना दे पाए। तो मैंने क्या करा, जो भी इनकम और क्रेडिट स्कोर का जो डेटा है सारा उठाया और अपने मशीन को दे दिया। मशीन ने क्या करा, मशीन ने चेक करा, डेटा को लर्न किया, डेटा को समझा, जो भी इसके अंदर हिडन पैटर्न्स है उनको फाइंड आउट किया, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करी, और फिर उसने मुझे बताया कि हाँ इसको लोन देना चाहिए, इस पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए, इस पर्सन को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैंने एक पर्सन दिया जिसकी इनकम है 1 लाख, जिसका क्रेडिट स्कोर है हमारा 400, तो मैंने पूछा मशीन से कि मुझे क्या इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इसने जब इस डेटा को एनालाइज करा, इस डेटा को लर्न करा, तो उसने कुछ हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करे। तो उन हिडन पैटर्न्स की हेल्प से ये जस्ट मुझे ऐसे ही तुरंत बता पाएगा कि मुझे इसे लोन देना है नहीं देना है, येस और नो, वो तुरंत मुझे आंसर दे पाएगा। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट अपनी मशीन को दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उन डेटा को, जो भी इनपुट में हम डेटा दे रहे हैं उससे लर्न कर रहा है, और हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, जो भी हम प्रिडिक्शन चाह रहे हैं वो हमें दे रहा है। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। क्लियर है? आज के टाइम पे हम सुपरवाइज लर्निंग का ही 99% यूज़ करते हैं। क्लियर? ये क्या, इन दिस अप्रोच वी सुपरवाइज द लर्निंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग द एल्गोरिथम विद लेबल डेटा। हम इसमें क्या करते हैं, अपने मशीन्स को क्या देते हैं, डेटा देते हैं, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, उसको लर्न करता है।
क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका द गोल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इज टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट सो दैट द मॉडल कैन मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन और न्यू अनसीन डेटा। जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट हम लोग देते हैं, आउटपुट हम प्रिडिक्ट कराते हैं अपनी मशीन से कि ये डेटा है, इसके बेस पर मुझे बताओ कि आउटपुट इसका क्या आएगा, मुझे देना चाहिए लोन या नहीं देना चाहिए। तो ये क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में हम इनपुट और आउटपुट की क्या करते हैं, दोनों की मैपिंग करते हैं। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन एक होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, क्लियर है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे पास इतना सारा डेटा। अब मैंने क्या देखा कि ये जो मेरा डेटा है इसमें मैंने ये देखा कि भाई ये जो सारा डेटा है ये मेरा एआई से रिलेटेड डेटा है, ये मैंने देखा ये मेरा मशीन लर्निंग से रिलेटेड डेटा है। तो ये मैंने क्या बताया, इनको क्लासीफाई कर दिया है, इनको इनके सिमिलैरिटीज़ के बेस पे मैंने क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई ये डेटा ये है, ये डेटा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे कि ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम है, तो क्लासीफाई कर रहे हैं ना कि हाँ भाई स्पैम है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है आपको। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स इसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं, अपनी कंटिन्यूअस वैल्यू को देते रहेंगे, इनपुट देते रहेंगे, वो हमें क्या बताएगा, आउटपुट प्रोड्यूस करके बताएगा। इसमें भी हम इनपुट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये है कि एज और सैलरी है, तो एज जिसकी 10, 15, 18, 25 है, ये कुछ सैलरीज है। तो रिग्रेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट डेटा देते हैं और हम क्या करते हैं, आउटपुट डेटा को प्रोड्यूस कराते हैं, ये आउटपुट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने पूछा कि 80 एज जो है 80 क्या उसकी सैलरी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। कि हम इनपुट तो दे रहे हैं, अब आउटपुट पूछे, सुपरवाइज लर्निंग तो है ही, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने मशीन को ये क्या कर रहे हैं, मशीन ने कुछ लर्न किया होगा, अब वो उसके बेस पे चेक करेगा कि हाँ भाई क्या हिडन पैटर्न है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ रही है, तो उसके बेस पे ये मुझे प्रिडिक्ट करके बता देगा कि जो ये 80 ईयर ओल्ड पर्सन की क्या है, क्या कहते हैं, सैलरी कितनी होगी। तो ये रिग्रेशन समझ आ गया। इसमें क्या मिलता है, प्रॉब्लम को हम जो आउटपुट है उसको प्रिडिक्ट कराता है कंटिन्यूअस वैल्यू पे। द मॉडल लर्न टू टॉप इनपुट टू रियल वैल्यूज आउटपुट। आपको पता है कि इसमें मैपिंग होती है इनपुट से आउटपुट वैल्यूज तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया एज और सैलरी का। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा तो देते हैं बट हम इसमें प्रिडिक्शन नहीं कराते, हम इसमें ये नहीं पूछते कि भाई प्रिडिक्शन क्या होगा, जैसे अभी हम सुपरवाइज लर्निंग में देख रहे थे, हम प्रिडिक्शन कराते हैं बट इसके अंदर हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कराते। वी गेट द डेटा बट वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ डेटा देते हैं, पैटर्न को फाइंड आउट कराते हैं, जो भी सिमिलैरिटीज रिड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। अनसुपरवाइज लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका गूगल सर्च। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च पे आपने सर्च किया कि भाई मेरे को क्या जानना है कि एआई, व्हाट इज़ एआई, आपने सर्च किया गूगल पे व्हाट इज़ एआई। ठीक है, जैसे आपने सर्च किया तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे वेब पेजेस, मेटा एआई का आंसर सबसे पहले वो आपके पास मल्टीपल चीज़ आ गई, बट आपने देखा कि मल्टीपल चीज़ें आपकी एआई से रिलेटेड यही कि एआई है क्या, ये सब चीज़ें ही तो आई। तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ हमारा क्या यूज़ हो रहा है, अनसुपरवाइज लर्निंग। हम डेटा तो दे रहे हैं बट कुछ प्रिडिक्ट नहीं करा रहे हैं, हम कुछ सिर्फ हम क्या फाइंड आउट करा रहे हैं, जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, पैटर्न्स हैं, उनको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है, दैट इज़ कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने गूगल पे सर्च किया तो हमने कुछ प्रिडिक्ट नहीं कराया, जैसे हम सुपरवाइज लर्निंग में करा रहे थे कि इनपुट दे रहे थे, आउटपुट में कुछ प्रिडिक्ट कराया था, हमने यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कराया, हमने जस्ट यहाँ इनपुट दिया, डेटा दिया और हमने क्या कराया, जो भी हमारे उससे रिलेटेड पैटर्न्स थे पूरे इंटरनेट पे जो भी हमें अवेलेबल थी वो सब चीज़ें हमें मिल गई। सही है, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ वेयर द एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड विद डेटा दैट डू नॉट हैव लेबल। आपको पता है हम इसमें एल्गोरिथम्स को, मशीन को वो डेटा देते हैं जो लेबल डेटा नहीं होता। द गोल इज फॉर द मॉडल टू फाइंड पैटर्न और स्ट्रक्चर इन द डेटा ऑन इट्स ओन। इसमें कोई हम प्रिडिक्शन नहीं कराता, हम सिर्फ इसमें डेटा के अंदर जो भी पैटर्न्स होते हैं, जो भी सिमिलैरिटीज होते हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नो लेबर आर प्रोवाइडेड, द मॉडल मस्ट ऑर्गेनाइज और ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे ये क्या करता है, डेटा को ग्रुपिंग करता है। अगर मैंने व्हाट इज एआई डाला तो जो भी हमारे सर्वर पे, मल्टीपल सर्वर पे जो भी एआई से रिलेटेड डेटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग।
अब इसके भी टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे टाइप है क्या अनसुपरवाइज लर्निंग पे। अनसुपरवाइज लर्निंग का सबसे पहला टाइप है क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम डेटा का एक ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर। जैसे मैंने अभी ये आपको बताया था ना कि ये जो मैंने इतना सारा डेटा, उसमें मैंने देखा कि ये एआई का डेटा है। तो एआई का डेटा, इसके अंदर क्या है? सारा एआई का डेटा है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर, इस डेटा के अंदर सिमिलैरिटीज़ है, तो मैंने क्या बना दिया? इसका क्लस्टर। हम इसको क्या बोलेंगे? क्लस्टर 1। और इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है हमारा? क्लस्टर 2। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं क्लस्टर, जिनका हम ग्रुप बना देते हैं। जो हमारे सिमिलर डेटा आइटम्स होते हैं उनका हम अगर ग्रुप बना ले तो दैट इज नोन एज क्लस्टरिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? अपने जो भी हमारे आउटलायर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। आउटलायर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ये काफ़ी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये काफ़ी सारा डेटा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं इस डेटा में, यस दिख रहे हैं कि भाई ये जो डेटा है ये तो क्लस्टर बन जाएगा, ये भी क्लस्टर बन जाएगा, बट ये जो डेटा है ये हमारा किसी काम का नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो इनको हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज आउटलायर। और इनको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनको हम बोलते हैं आउटलायर्स। तो एनोमली डिटेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं आउटलायर्स और अनयूजुअल डेटा पॉइंट जो हमारे यूज़ के नहीं है, ताकि हम उनको हटा सकें, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें। क्लियर है? अब एनोमली का मतलब क्या है कि जो भी नॉर्मल, जो भी क्लाउड हो उससे हट के जो चीज़ लगे, दैट इज़ कॉल्ड एनोमली। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें ये क्या है? ये मेरा एनोमली है। क्यों? क्योंकि बहुत जो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं ये ऐसे लाइक ऐसे हैं, बिंदु टाइप हैं, बट ये क्या है? ये हमारा सर्कल है, ये ऐसे फिल नहीं है, ये कलरिंग में फिल नहीं है, बट ये सब फिल है, देख रहे हो आप? तो ये क्या? एनोमली, क्योंकि ये इन सबसे क्या है? अलग है, अलग है, इसलिए ये एनोमली है। अब अलग होने के लिए भी कुछ चीज़ें डिफाइन होती है कि भाई अलग की क्या डेफिनेशन है, वो प्रॉपरली डिफाइन होती है। क्लियर है? अब इस अलग को फाइंड आउट करने के लिए, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के जो आप टूल्स, टेक्निक्स, पैटर्न यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोमली डिटेक्शन। कि एनोमली को डिटेक्ट करने के लिए जो आप एल्गोरिथम्स वगैरह का यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं एनोमली डिटेक्शन। एनोमली का मतलब समझ आ गया कि एनोमली का मतलब क्या है? कि जो आपके नॉर्मल क्लाउड से, नॉर्मल डेटा से अलग डेटा दिखे, दैट इज़ कॉल्ड एनोमली। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? द मॉडल ट्राई टू फाइंड आउटलायर्स। सबसे पहले आउटलायर्स को वो फाइंड आउट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, और अनयूजुअल डेटा पॉइंट दैट डू नॉट कन्फर्म टू द जनरल पैटर्न इन द डेटा। ये सबसे मेन काम क्या करता है? जो भी आउटलायर और अनयूजुअल डेटा होता है उनको फाइंड आउट करता है, उनको हटा देता है, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और हमारा जनरल पैटर्न जो भी है हमारे मिल पाए डेटा के अंदर। दैट इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन। और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू तो समझा ही दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है? द गोल ऑफ एसोसिएशन इज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन लार्ज डेटा सेट। जब हमारे पास बहुत लार्ज डेटा सेट होता है तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एसोसिएशन का रूल, एसोसिएशन का यूज़ करते हैं, ताकि हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ को फाइंड कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो एक्स और वाई डेटा है तो इनकी डायमेंशन कितनी होगी? एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई हो जाएगी। अगर मैं कहूँ एक्स वाई जेड है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक जेड एक्सिस और बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूँ एक्स वाई जेड ए बी सी डैश 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 एन टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? एन डायमेंशंस हो जाएंगी। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में ही आपको इसका वर्क समझ आ रहा है। ये क्या करता है? डायमेंशंस को कम करता है। जब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है या हाई डायमेंशनल डेटा होता है, उसको क्या करता है? उसके अंदर से हमारी डायमेंशंस को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि हमारी डायमेंशन जब ज़्यादा होंगे तो हमारा स्टोरेज भी ज़्यादा होगा, मॉडल को ट्रेन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की हेल्प से क्या कर पाते हैं? अपने डायमेंशन को रिड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल अगर 200 डायमेंशंस है तो हम उसको क्या कर देंगे? 50 या लाइक 70 डायमेंशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। किसकी हेल्प से? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की हेल्प से। क्योंकि अगर आप देख रहे हो अभी तो बस यहाँ 3 डायमेंशन है, अगर यहाँ लाइक 1000 हो गई तो 1000 डायमेंशन के साथ काम करना, डेटा के साथ डील करना बहुत ज़्यादा
लाइक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ये होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर इन द डेटा सेट वाइल कीपिंग द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, डायमेंशन को तो रिड्यूस करता है, हमारे नंबर ऑफ फीचर को तो रिड्यूस करता है डेटा सेट के अंदर, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको स्टिल ऐसे ही रखता है। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई भी डायमेंशन को हटा देगा, ये चेक करता है कि जो कम इम्पॉर्टेंट है उन डायमेंशन को ज़्यादातर ये रिड्यूस करता है और उनको हटाता है। क्लियर है। इट यूजफुल व्हेन डीलिंग विद हाई डायमेंशनल डेटा। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम हाई डायमेंशनल डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अगर 2 डायमेंशनल डेटा के साथ आप वर्क कर रहे हैं तो आपको डायमेंशनलिटी रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। 3 के साथ करें तो भी ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर 1000 डायमेंशन के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन की हेल्प से क्या कर पाएंगे, उस डायमेंशन को कम कर पाएंगे और डेटा को फाइंड आउट, पैटर्न्स को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, एसोसिएशन एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हमारा होते क्या है और ये किस तरीके से हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ हमारे यूनिट 4 कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने एज पर द AQ2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4 को कंप्लीट देखा, इन डिटेल में देखा, और जहाँ से मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन आना था वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल भी आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर है। तो यहाँ हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का। आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, तो जल्दी से जाइए एक बार हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। तो मिलता है किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।